तो वेलकम आप लोगों का। देखिए बोर्ड सीरीज के अंदर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रख चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। साथ साथ हम यहाँ पर और कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर कवर करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में रितेश जी ने कमेंट करके बोला कि अगर फॉर्मूला लिस्ट भी यहाँ पर होती तो थोड़ा मजा आ जाता। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा जो नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो कंटेन कर सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगली डेरिवेशन। ये अगला जो डेरिवेशन यहाँ पर आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मोशनल ईएमएफ ऑफ अ रोटेटिंग रॉड। देखिए अगर मैं रॉड को यहाँ पर सीधा चलाता हूँ, जैसे कि इन्हें रॉड यहाँ पर लिया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं इनवर्ड है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में कन्फाइंड है। उसी तरीके से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक रॉड को यहाँ v वेलोसिटी से चलाया होता तो उसका ईएमएफ यहाँ पर हम लिखते हैं बी वी और यहाँ पर बी वी और एल। तो यहाँ पर आप उसके ईएमएफ को लिख सकते हैं बीवीएल। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, वी वेलोसिटी को, और एल यहाँ पर इसकी यहाँ क्या है, लेंथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, वेलोसिटी वी है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो आपके पास में है, एल दे रखी है। और रॉड जो है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर कन्फाइंड है। तो ये स्ट्रेट रॉड अगर वी वेलोसिटी से चलती तो ईएमएफ होता बीवीएल। लेकिन रॉड को चलने की जगह क्या करा जा रहा है, घुमाया यहाँ पर जा रहा है। अगर घुमाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटीज जो है वो अलग अलग होगी क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहेगा और ये वाला पॉइंट सबसे तेज चलेगा। तो यहाँ आप बोल सकते हैं ओमेगा सबका सेम है, घूमने वाली बात सब में सेम है, लेकिन इन सारे पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटीज बोल सकते हैं, जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हर एक पॉइंट की यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ इस केस में हर एक पॉइंट अपने आप में एक डिफरेंट वेलोसिटी से यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ एक्स दूरी पर जाएं और एक छोटा सा एलिमेंट आप यहाँ पर कंसिडर करें जिसकी विड्थ यहाँ पर आपने कितनी मानी है, dx। तो x दूरी पे जाके एक एलिमेंट लें, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर सॉरी विड्थ dx है, और कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर ये चल रहा होगा। मान लेते हैं कि इस छोटे से पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो ईएमएफ बना होगा, जैसे रॉड की वजह से जो ईएमएफ अगर ये सीधा चलता तो बीवीएल। यहाँ दिक्कत इसलिए आ रही है कि हर पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि ये घूम रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर आपने v मान ली। तो आप बोल सकते हैं ईएमएफ ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ पर ईएमएफ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से ईएमएफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज डीई। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से जो ईएमएफ यहाँ पर है वो डीई है। तो ये लिख दिया है बी और वेलोसिटी लिख दी है v। देखो ये मैं इसी को लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है b, वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी, इतने से छोटे से एलिमेंट पे वेलोसिटी है v, और ये छोटी सी लेंथ, जैसे ये l था तो ये लिख दिया l, वैसे छोटी सी लेंथ यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, dx। तो ये हो गया यहाँ पर bv, bv और l की जगह इस छोटे से लेंथ को ले लिया dx। और अब यहाँ पर ये छोटा सा ईएमएफ था, अब ऐसे पता नहीं यहाँ पर कितने सेल बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे सेल की तरह यहाँ पर ये काम करेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में बीवी dx, और आपको यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर के यहाँ पर r तक। तो ये लिख दिया आपने 0 से r तक। तो ईएमएफ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट में यहाँ पर अगले स्टेप में लेता हूँ। तो टोटल यहाँ पर ईएमएफ निकालने के लिए, जिससे कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे आप लोगों को, तो ये बीवी dx लिख दिया। अब आप लिखने जा रहे हैं टोटल ईएमएफ। तो ये तो वो ईएमएफ था जो इस रॉड के एक छोटे से एलिमेंट की वजह से था, ऐसे पता ही नहीं कितने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। तो टोटल ईएमएफ यहाँ पर निकालने के लिए रॉड के घूमने की वजह से, मोशनल का मतलब होता है चलने की वजह से यहाँ पर जो ईएमएफ आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीवी dx, एक छोटे से एलिमेंट की जैसे इतना है, तो पूरे रॉड की वजह से यहाँ पर कितना होगा। तो ऐसे सारे ही यहाँ पर सेल्स जो है उन्हें आप यहाँ ऐड यहाँ पर कर लेंगे, और उन्हें ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ा आपको 0 से लेकर के यहाँ तक, कहाँ पर, r या l तक, जो भी लेंथ दे रखी तो l तक। अब ये d का ईएमएफ आपका मतलब d का इंटीग्रेशन e हो गया। अब ये लिखा b। अब v को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे अगर लिखनी हो तो जहां से जहां पर पूछा, जैसे x पे पूछा तो x ओमेगा, मान लो r वाले पॉइंट पे पूछता तो r ओमेगा, r/2 पे पूछता r/2 ओमेगा। हमने यहाँ पर पहले एक रिलेशन पढ़ा है v इक्वल टू r ओमेगा। r मतलब जितने भी पॉइंट, जिस भी दूरी पे पूछे उस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड को आप यहाँ पर रेडियस मतलब जो भी डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई करें, उस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ मिल जाएगी। तो x पे था
तो एक्स ओमेगा आर पे, आर ओमेगा आर बाई टू पे होता तो आर बाई टू ओमेगा। तो ये लिखा एक्स की जगह पे यहाँ पर, सॉरी वी की जगह पे एक्स ओमेगा डी एक्स, 0 से लेकर के आर। अब ये ईएमएफ लिख दिया ई, बी की जगह लिख दिया बी, और यहाँ आपके पास में आ गया है ओमेगा। अब x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर x की जगह, ये दोनों कांस्टेंट थे, x की इतनी इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा क्या लिखना है, x का इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 2, और उसी की पावर से डिवाइड करते हैं। तो जो लिखा था उसमें +1 करें और उसी चीज से नीचे डिवाइड करें। 0 से लेकर के r तक आप यहाँ पर इंटीग्रेट करें, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ, आपके पास में b ओमेगा 1/2 आ जाएगा बाहर, ये रहा 1/2 बी, हाफ बी ओमेगा। आर की जगह, इस एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दें तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ ये रहा बी, ये रहा ओमेगा, ये रहा आर, इसमें पुट कर दिया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। दैट इज द ईएमएफ ऑफ अ रोटेटिंग रॉड। एक रोटेटिंग रॉड का कुछ ईएमएफ यहाँ ये हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर देखो डेरिवेशन भी ईएमएफ की पूछी जा सकती है, बट रोटेटिंग रॉड के ऊपर, इस वाले के ऊपर मैं बोलूंगा आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल जरूर यहाँ पर रिपीट हो सकता है। तो एक नंबर का कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। वो सीधा चलता है तो बीवीएल लिख देना, और अगर वो घूमता है तो यहाँ पर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तैयार करिएगा। देखिए दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर, और वो भी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, जिससे कंफ्यूजन ना रहे कि किसमें निकालना है। वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अब डाइपोल यहाँ पर आपको पता है ये इक्वल अरेंजमेंट है, एक एरे है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जो एक डाइपोल जैसा यहाँ पर है। और ये इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ पर है ये इसके बाइसेक्टर पे यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है। देखो एक्सेल वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का रिजल्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये 2-3 रिजल्ट यहाँ पर हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं मैं, जो आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, वो जाके आपको खुद कंप्लीट कर लेने हैं, वो भी एज अ पार्ट ऑफ वीडियो। आप इसके इसी का मान लीजिए थ्योरी का जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वो है यहाँ पर गॉस थ्योरम। मैंने पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट किया हुआ है बोर्ड सीरीज की स्टार्टिंग में। मैं हाइप आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, जाके इसे कंप्लीट करना। गॉस थ्योरम पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारी चीजें कवर्ड है। तो यहाँ गॉस थ्योरम और आप उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर मिस मत करना, ये काफी काम आने वाला है। एक जो और मैं यहाँ पर बोलूंगा, कैपेसिटर भी यहाँ पर कंप्लीट है पूरा ढंग से। वापस से एक बार जाके यहाँ पर इसे कंप्लीट करें। कैपेसिटर में सारे ही केस कंप्लीट है, डाइलेक्ट्रिक फिलिंग और ये सब चीजें। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक फिलिंग वगैरह ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सारे कैपेसिटर, तो ये मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले कर चुका हूँ, उतना टाइम नहीं है अभी। तो गॉस थ्योरम और इनकी सारी एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस वगैरह भी वहां पे कवर्ड है। कैपेसिटर और गॉस थ्योरम के ऊपर डेरिवेशंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और आपके पास में बहुत हद तक वहां पर चीजें मैंने कवर्ड कर रखी है। 2-4 जो कॉन्सेप्ट बचेंगे वो अभी बता दूंगा यहाँ पर आपको। और इसके अलावा चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज आपका केवीएल केसीएल ये भी यहाँ पर कंप्लीट है। तो यहाँ पर जाकर के ये पहला वाला हिस्सा ये मैं बोलूंगा मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये पहले ही बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि यहाँ पर आपको कम से कम टाइम में किस तरीके से हेल्प की जा सकती है। तो मैं बार बार मार्क करके बोल रहा हूँ, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस और गॉस थ्योरम और कैपेसिटर आप न्यूमेरिकल तक कंप्लीट कर सकते हैं, वो तक वहां पर आपको हेल्प करने वाले हैं। और व्हीटस्टोन केवीएल केसीएल, उसके अलावा मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस थी अभी रख दी, और एक दो और मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए डाइपोल जो है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर है टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जैसा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी फील्ड यहाँ पर कैसे होने वाली है, रिपल्सिव। तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो है वो कैसे आएगी यहाँ पर अवे। तो पॉजिटिव से फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होती है, तो ये लिख दिया आपने E प्लस, ये प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। और नेगेटिव जो है वो यहाँ पर क्या करने वाला है, इसे यहाँ अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा E माइनस। तो प्लस वाला यहाँ पर जो है रखे गए पॉइंट चार्ज को जो है वो रिपेल करेगा, और E माइनस जो है वो यहाँ पर इसे अट्रैक्ट यहाँ पर करने वाला है। तो E प्लस ने रिपेल और माइनस वाले ने अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव की फील्ड अवे होती है और नेगेटिव में यहाँ टूवर्ड्स। तो और होती लाइन के अबाउट है, लीनियर ज्योमेट्री थी तो ये लाइन के अबाउट रिपेल करेगा, ये यहाँ पर लाइन के अबाउट अट्रैक्ट करेगा। अब ये यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं ये आपका A है, और ये वाली दूरी जो है वो आपके पास में R है। तो ये रूट में आ जाएगा पाइथागोरस लगा के R² प्लस A²। तो ये आ गया रूट में R² प्लस A²।
तो प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसे लिख सकते हैं। तो प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी के, यहाँ पर रखा गया है चार्ज क्यू, के क्यू अपॉन रूट में जो ये लिखा हुआ है, तो के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो के क्यू बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई प्लस की जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या किया, फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन रूट में जो भी लिखा था उसका स्क्वायर कर दिया, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू, ये रहा, और नीचे ये रूट का जो भी है उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही ई माइनस जो है वो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, नेगेटिव यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये अट्रैक्टिव फील्ड होगी। अब ये अभी भी ए है, ये आर है, तो ये पाइथागोरस से आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो के मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूँ, के यहाँ पर लिख दिया है क्यू डिवाइडेड बाय, फिर वो ये सेम टू सेम लिखना पड़ेगा रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला हम यहाँ पर जानते हैं के क्यू बाय आर का स्क्वायर, तो के का के लिखा, क्यू का क्यू लिखा, और यहाँ से वहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ये हो गया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड आया। अब अगर बहुत ध्यान से देखें तो E प्लस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E माइनस के बराबर है। इजी करने के लिए इसको E लिख लेते हैं। जितना प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। माइनस साइन क्यों नहीं लगाया है हमने यहाँ पर, जो है देखो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, और नेगेटिव का मतलब बस ये अट्रैक्टिव है, और पॉजिटिव में ये लाइन जो है ऐसे बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ। और यहाँ पर अगर हमें सॉल्व करना होता तो वेक्टर जैसी चीज लगती है, तो ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई नेगेटिव अरेंजमेंट नहीं लगाया। अब मैंने इन दोनों को E लिख लेता हूँ, तो ये भी E है और ये वाला भी E है। अब आप बहुत ध्यान से देखें, अगर ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर कितना है, थीटा है, तो ये आपका थीटा आ जाएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये E है और ये थीटा है, तो एंगल के साथ वाले को क्या लिखेंगे, एंगल के साथ हमने पढ़ा है E cos थीटा है, और एंगल के अपोजिट में यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है ये E sin थीटा है। तो एंगल के साथ में E cos थीटा और एंगल के अपोजिट E साइन, यहाँ पर थीटा, एंगल के साथ cos, उसके अपोजिट साइन। उसी तरीके से ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ वाला एंगल भी आपके पास में थीटा है। अब आप ये भी E लिखा हुआ है, दोनों E क्यों लिखे, दोनों ही सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लिया। एंगल के यहाँ पर अपोजिट देखो, एंगल के उधर वाला ये आ गया E साइन थीटा है, और एंगल के साथ में ये E cos थीटा है, और इस पे नंबर देगा, वो आपको ऐसे काटना मत, ऐसे लिख देना कि E sin थीटा कैंसिल आउट बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो E sin थीटा कैंसिल आउट एंड E cos थीटा एडेड अप। तो ये देखो E cos थीटा, इसका E cos थीटा, इसका E cos थीटा, उसका E cos थीटा, इसका E cos थीटा मिलके आया 2E cos थीटा। तो E cos थीटा एडेड अप एंड E sin थीटा कैंसिल आउट, तो E sin थीटा कट जाएगा और cos थीटा यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आपको नंबर देगा, वो याद रखना। अब हमें पता है कि नेट जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है 2E cos थीटा, तो E जो एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर है वो है 2E cos थीटा, 2 का 2 लिख दिया, E की जगह पे देखो ये रहा, ये कोई सा भी रख दो, के क्यू डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा को यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखो ए अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए अपॉन रूट में आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। क्यू इंटू टू ए इज एक्चुअली पी, तो ये हो जाएगा के, और क्यू इंटू टू ए आ जाएगा पी, तो इसको भी लिख देना, इसके भी नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा पी इक्वल टू कितना, क्यू इंटू टू ए, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पर दैट इज इधर चार्ज इनटू सेपरेशन, इधर चार्ज इनटू सेपरेशन इज डाइपोल मोमेंट, और वो पता ही है वेक्टर है, और डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस यहाँ पर मानी जाती है। तो ये के का के लिख दिया, क्यू इंटू टू ए हो गया है पी, और नीचे जो आ जाएगा वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, और ये आपका 1, हाफ और 1 मिलके हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट की यहाँ पर फील्ड है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आपका ई इक्वेटोरियल है।
अब ये इक्वेटोरियल जो है ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इस वेक्टर को यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर लगाया एक वेक्टर का साइन। तो याद रखना डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन है माइनस से प्लस, तो एक यूनिट वेक्टर ले लिया। माइनस से प्लस की यूनिट वेक्टर को के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पर ये डाइपोल का वेक्टर था, देखो ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वो राइट में देख रहा है तो ये लेफ्ट में देख रहा है, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक माइनस का साइन, और ये लिख दिया आपने पी कैप। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे आया, ये हाफ और ये 1, तो ये हाफ प्लस 1 3/2, ये आपका यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट अगर ये शॉर्ट डाइपोल होता, शॉर्ट डाइपोल का मतलब हुआ कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, आपका आर यहाँ पर ए से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ई इक्वेटोरियल जो यहाँ पर होता वो होता माइनस का के पी डिवाइडेड बाय आर। ए को तो इग्नोर करना पड़ जाता है क्योंकि ए बहुत छोटा है, तो ए जैसे इग्नोर होता तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया आर क्यूब, तो के पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर पी कैप, ये यहाँ याद रखिएगा। और एंगल जो है वो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल मोमेंट में 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल है। तो ये जर्नल डाइपोल के लिए, और ये यहाँ पर आपका शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो ये लिखना भी ये शॉर्ट डाइपोल है, मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ये दूरी बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू ये वाले डिस्टेंस के रिलेटेड। तो फॉर्मूला माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब। एक और बात याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब के हिसाब से यहाँ पर चलती है, एंगल होता है यहाँ 180। बट एक्सियल अगर होता तो ऐसे पूछा नहीं, अगर मैं लिख दूं तो एक्सियल में ये रिजल्ट होता है आपका 2kp/r क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब चलता है, बट वो उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर डबल होता है। और जैसे इसका यहाँ पर एंगल होता है 180 डिग्री, तो वो उसका एंगल होता है यहाँ उसी के साथ होता है। तो यहाँ पर एक एक्सियल में, सॉरी इक्वेटोरियल में 180 डिग्री था, तो एक्सियल में 0 डिग्री यहाँ पर होता है, तो इसमें 0 डिग्री का यहाँ पर एंगल रहेगा। इसमें एक जो नॉर्मली क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आप लिखते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए होता है KQ/r स्क्वायर, और डाइपोल के लिए तो KP/r क्यूब या 2kp/r क्यूब, मतलब वहां 1/r स्क्वायर था, यहाँ 1/r क्यूब है। तो ये इंडिकेट करता है कि डाइपोल की फील्ड जो है वो यहाँ बहुत तेजी से गिरती है एज कम्पेयर टू यहाँ पर आपके पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट चार्ज में KQ/r स्क्वायर, बट डाइपोल में KP/r क्यूब या 2kp/r क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर r क्यूब, मतलब वो जो पावर 1/r स्क्वायर की यहाँ पर चलती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली पॉइंट चार्ज के लिए, वो एक बढ़ गई है। देखो आप यहाँ पर, तो डाइपोल की फील्ड यहाँ पर तेजी से गिरेगा। ग्राफ बनवा सकता है यहाँ पर आपको, तो जो थोड़ा तेजी से नीचे की तरफ गिर जाए, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं समझाने रफली अगर समझे, तो यहाँ जो तेजी से नीचे गिर गया वो यहाँ पर r क्यूब के लिए हो जाएगा, और ऊपर वाला 1/r स्क्वायर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ ऐसा रिजल्ट ड्राइव करिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके डाइपोल के अलोंग यहाँ पर हो, तो एक्सियल मांग रहा है, एंटी पैरेलल हो तो आपका इक्वेटोरियल मांग रहा है क्योंकि 180 डिग्री पे आ रहा है। शॉर्ट डाइपोल के लिए प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो KP/r क्यूब या 2kp/r क्यूब यहाँ पर उन दोनों में एक्सियल इक्वेटोरियल का यहाँ पर कितना है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल का यहाँ पर डबल है, 1/r क्यूब का रिलेशन यहाँ फॉलो करता है एज कम्पेयर टू पॉइंट चार्ज, वो 1/r स्क्वायर यहाँ पर था। ग्राफ बना दीजिए, तो किसी भी तरीके से यहाँ पर चीजें पूछी जा सकती है। एक पॉइंट कवर किया है, बट मैंने इसके इर्द गिर्द बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए कि और कौन कौन से तरीके से यहाँ पर चीजें पूछी जा सकती है। तो ध्यान से यहाँ पर सारी चीजों को सुनिएगा, कलेक्ट करिएगा, क्योंकि इन पे एमसीक्यू क्वेश्चन डेरिवेशन किसी भी तरीके से चीजें पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल की वापस स्टार्टिंग करते हैं। डेरिवेशंस मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाली बता दी थी, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि गॉस थ्योरम और कैपेसिटर्स और आपका केबीएल, व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये आपका एमसीजी वगैरह पहले से कवर्ड है, आप जाएं और उन्हें कवर करना है, क्योंकि वो पहले ही इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ रखे गए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन कंटेन करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ वहां से आने वाले क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आपके पास में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये थोड़ा सा 1-2 सेशन में लगातार रिपीट यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर 24 में भी यहाँ पर ये पूछा गया था एमसीक्यू के अंदर, और आपसे इसमें आरएमएस वैल्यू यहाँ पर पूछी है। एक बार खुद ट्राई करें और देखिए कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी है। डेफिनेशन से यहाँ पर इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट यहाँ हम इसको एमसीक्यू तो एक कोशिश करेंगे ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व कर लें, और 1-2 चीज हम ऐड करके भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ये है कि आरएमएस में हीट जो है वो बराबर यहाँ पर रखनी होती है। तो जितनी हीट प्रोड्यूस करी है यहाँ पर एसी ने,
उतनी ही हीट अगर कौन प्रोड्यूस करता है, स्टडी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो स्टडी का यहाँ पर करंट है जिसे हम लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी फुल साइकिल के अंदर, और एसी के जो हीट को लिखते हैं आई स्क्वायर आर यहाँ पर कितना लिख दिया है डी टी। तो यहाँ पर जो हीट स्टडी प्रोड्यूस कर रहा है अगर वही हीट एसी प्रोड्यूस करता है उसी सर्किट में उतने ही टाइम में 0 से t में, तो वो जो आपके स्टडी करंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो आपके स्टडी करंट को यूज कर रहे हैं वो एसी का यहाँ पर आरएमएस है। तो जिनको डेफिनेशन जहां पहले से नहीं पढ़ रखी वो समझ नहीं आएगा कि क्या भाई यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ है कि आरएमएस का मीनिंग यहाँ पर है, आप यहाँ देखो करंट आई स्क्वायर, आई आरएमएस का स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, तो इस पे यहाँ पर रूट डाला, देखो यह स्क्वायर था तो यहाँ रूट आ जाएगा, और अंदर यहाँ पर लिखना है आई स्क्वायर डी टी 0 से लेकर के टी। अब मैथमेटिकल सेगमेंट में जो मैथ्स में वो तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर सबका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लेंगे, आसानी से सॉल्व भी होगा, बड़े लेंथी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में भी। इसका सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर है, अब आप एक बात सोचो, यहाँ लिखा है आई का स्क्वायर, मतलब हमें जो भी यहाँ करंट लिखा हुआ था इस करंट का स्क्वायर करना है और फिर वो रूट इंटीग्रेट करना है, फिर रूट डालना है, तो 0 से ले आई आपका आई का स्क्वायर डी टी, और फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर रूट डालना है, तो रूट है, फिर यहाँ पर एवरेज जैसा हो जाएगा मीन, और फिर आपका यहाँ पर स्क्वायर। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो आई का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आपको तरीका ट्रिक ये है इसको सॉल्व करने की अभी, बाकी हम आगे होंगे डेफिनेशन कंपटीशन में यहाँ पर देखेंगे इसमें इसके रिलेटेड और कैसे कैसी चीजें पूछ सकते हैं। जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, जैसे मैंने आई का स्क्वायर किया, देखो I1 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो I1 का स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल में 0 से लेकर के टी में, याद रखना वो होता है t/2। तो यहाँ पर आपका t/2 की जगह पे मैं यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ क्योंकि t से t नीचे देखो एक t है तो यहाँ पर कट जाएगा, t/2 में t से t कटेगा, तो डायरेक्ट ट्रिक ये है कि यहाँ लिखा I1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का यहाँ पर एवरेज आ जाएगा 1/2, तो ये लिख दो यहाँ 1/2, मतलब यहाँ कॉस और साइन हो वहां पर डिवाइड बाई 2 कर दो, तो I1 का स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2। वैसे I2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा I2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का भी एवरेज 1/2 और कॉस स्क्वायर का भी एवरेज 1/2, तो यहाँ देखो I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2, और फिर जब आप इसके आगे बढ़ोगे तो 2ab यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी, तो उसमें कॉस थीटा साइन थीटा है तो वो फुल साइकिल बन जाएगा, तो उसकी फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू यहाँ पर 0 यहाँ आती है। तो क्या ट्रिक है उस आप वापिस से समझ लेना कि आपको देखते पता लग जाएगा आंसर यहाँ पर यहाँ क्या होना चाहिए। I1 का जो भी कॉस और साइन के साथ लिखे हुए हैं उनका स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2 कर दो, रूट डाल के, तो रूट लगाया, अब ये I1 का स्क्वायर अपॉन 2 कॉस और साइन के साथ याद रखिएगा, तो यहाँ I1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का I2 का स्क्वायर अपॉन 2 और इसके ऊपर रूट, ऐसा एक ही ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन यहाँ पर सी। तो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, तो तरीका समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसकी एवरेज वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। हाँ, अगर इसी में वो एवरेज पूछ लेता तो हमें पता है इनका एवरेज फुल साइकिल में 0 होता, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस साइन और कॉस के एवरेज वैल्यू 0 आती है। बट मान लो कि अगर मैंने यहाँ 2 लिखा होता तो इनकी एवरेज वैल्यू यहाँ फाइनली निकल के आ जाती है यहाँ पर 2। बट आपसे आरएमएस पूछ रहा है तो आरएमएस की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ कि रूट के अंदर जो भी लिखे हैं उनके स्क्वायर डिवाइड बाय 2। साइन और कॉस के टर्म्स में अगर कांस्टेंट होता तो केवल कांस्टेंट का तो स्क्वायर करा ही जाता, 2 वहां पर डिवाइड नहीं करते। जैसे प्लस का 2 होता तो मैं यहाँ क्या कर देता, तो मैं यहाँ लिख देता प्लस के 2 का स्क्वायर, बस क्लियर है। डिवाइड बाय 2 नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1/2 यहाँ पर आ रहा था, तो अभी तो इतना ही था, इसलिए यही आपका आंसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में यहाँ पर एक लैंप है कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर। लैंप को इंडक्टर के साथ में सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया। व्हाट हैपेंड टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप, लैंप की ब्राइटनेस पे यहाँ पर क्या फर्क पड़ने वाला है। When the iron rod is inserted inside the inductor, इस इंडक्टर में जो आपने एक आयरन रॉड को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया होगा, हमें यहाँ पर पता है जैसे ही कि आप इस जो आयरन रॉड आपको दिख रहा है मतलब इंडक्टर जो आपको दिख रहा है, इस इंडक्टर में जैसे आप एक आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं वो इसमें मीडियम चेंज कर देगा। तो यहाँ पर मीडियम के बदलने से हम यहाँ पर बोलेंगे कि मीडियम यहाँ पर चेंज होगा, तो इसके म्यू की वैल्यू जो भी मीडियम आपने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कोई भी मटेरियल जैसे आपने यहाँ रॉड इंसर्ट करा तो उसने अपना मीडियम यहाँ बदल दिया, एयर की जगह और कोई मीडियम आ गया,
तो फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू को यहाँ पर वो इंक्रीज कर देगा म्यू आर टाइम्स। तो यहाँ आपका फैक्टर जो है वो म्यू आर से यहाँ इंक्रीज कर जाएगा, और मीडियम के बदलने से जो इंडक्टेंस यहाँ पर होता है आपके इंडक्टर का वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो म्यू आर बढ़ेगा, इंडक्टेंस यहाँ बढ़ेगा क्योंकि उसके म्यू रिलेशन में डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, तो म्यू आर इंक्रीज हो जाएगा। मीडियम चेंज होने से इंडक्टेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है आपका यहाँ पर, मतलब आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है एल ओमेगा। अब ये इसके साथ डायरेक्टली बैठा हुआ है, एल बढ़ रहा है तो एक्सएल यहाँ पर बढ़ेगा। एक्सएल मतलब अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू एसी, इंडक्टर को जो एसी ने इंडक्टर ने जो एसी को रुकावट ऑफर करी थी वो एक्सएल है, और एक्सएल बढ़ जाएगा तो यहाँ पर सर्किट के इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मतलब अपोजिशन की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो इम्पिडेंस यहाँ बढ़ जाएगा। इम्पिडेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू यहाँ पर कम होगी। इम्पिडेंस का मतलब अपोजिशन बढ़ गया तो करंट कम हो गया, और करंट अगर कम होगा तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब यहाँ रिड्यूस हो जानी चाहिए। तो जैसे आप इसमें आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंडक्टेंस को वो इंक्रीज कर देगा, इंडक्टेंस के इंक्रीज होने से इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ बढ़ जाएगा, अपोजिशन सर्किट का बढ़ जाएगा, करंट कम होगा, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब रिड्यूस होगी। और ऐसे मत बना के लिख के आना, ढंग से एक एक चीज को पूरा लिख देना कि ये बढ़ रहा है और इस तरीके से ये चीजें यहाँ पर बन रही है। इसी तरीके से कैपेसिटर भी यहाँ पर हो सकता था कि अगर मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लेके आ जाता और एक कैपेसिटर को यहाँ पर अटैच कर देता। इसका आंसर आप खुद दीजिए कि एक कैपेसिटर जो है अगर वो यहाँ पर इस लैंप के साथ अटैच होता और उसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर फिल किया होता तो ब्राइटनेस ऑफ द लैंप पे यहाँ पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है कैपेसिटर का, काफी जने यहाँ पूछ लेते हैं, क्वेश्चन रख दिया आपके लिए कि यू आर प्रोवाइडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। आपके पास में बहुत ही सारे जो है वो 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स यहाँ पर हैं, और क्या एन अ पावर सप्लाई ऑफ 1200 वोल्ट, और इस पे जो टोटल पावर सप्लाई यहाँ पर है वो है 1200 वोल्ट का। द डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज इन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है विच कैन विथस्टैंड अप टू 200 वोल्ट ओनली। मतलब जो यहाँ पर आपके कैपेसिटर, इंडिविजुअल कैपेसिटर में वोल्टेज यहाँ पर जो हो सकता है वो यहाँ पर मैक्सिमम कितना वो झेल सकता है, 200 वोल्ट ओनली। दैट इज एक्चुअली वोल्टेज रेटिंग इन कैपेसिटर। असल में ये जो है वो आपको वोल्टेज रेटिंग को इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम 200 वोल्ट से ज्यादा एक कैपेसिटर पे कभी होना यहाँ पर नहीं चाहिए। और टोटल 1200 है, एक का कैपेसिटेंस आपके पास है 1 माइक्रोफेरेड है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड देयर अरेंजमेंट बताना है टू बिल्ड अ कैपेसिटर सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरेड। तो मिनिमम कितने कैपेसिटर आपको यहाँ पर चाहिए कि आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पर कितना आ जाए, दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड। आप मैं बोलूंगा एक बार खुद यहाँ पर ट्राई कर लें कि मिनिमम कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या होगी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 2 माइक्रोफेरेड के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर आपके पास में 2 माइक्रोफेरेड आपको मिल जाए। आप एक बात समझिए, हम इस अरेंजमेंट को यहाँ तैयार करना चाहते हैं। एक जो है वो कैपेसिटेंस एक का 1 माइक्रोफेरेड है, टोटल वोल्टेज 1200 है, और एक के ऊपर वोल्टेज हो सकती है मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग 200, लेकिन इक्विवेलेंट आना चाहिए यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड। अब हमें अगर कैपेसिटर थोड़ा सा हमने समझा हो तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ कैपेसिटर ऐसे अटैच करना शुरू करूँ, मतलब मान लेते हैं कि हम पूरा सेटअप समझने की कोशिश करते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं इसके रिलेटेड, कि एक अरेंजमेंट बनाते हैं कि ये सिस्टम कैपेसिटर्स का, तो ये कैसे अटैच है, ये यहाँ पर अटैचमेंट होगा आपके पास में सीरीज के अंदर। तो एक के बाद एक कैपेसिटर यहाँ पे हमने अटैच कर दिए। समझने के लिए यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ हमने n कैपेसिटर्स यहाँ पर ऐसे लगाए, तो ये n कैपेसिटर्स जो है वो हमने सीरीज में अटैच करे हैं। अब ये n कैपेसिटर में देखो बीच में डॉट डॉट बना दिया है, तो ये n कैपेसिटर अटैच करे हैं, इन सबका कैपेसिटेंस C मान लेते हैं अभी, जो कि 1 माइक्रोफेरेड गिवन है आपको। ऐसे ही ये वाले सिस्टम को आप रिपीट करते जाएं इसी को, तो ये वाला भी आपके पास में C, ये वाला भी C, ये वाला भी, इसी तरीके से आपके ऐसे जो ये n कैपेसिटर्स थे इनके पैरेलल अटैचमेंट बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये रहा एक, ये रहा एक और, ये रहा एक और ये रहा एक, ये रहा, सो ऑन। ऐसे ही आप अगर ऐसा मान लें कि m कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है, और ऐसे जो है वो कैसे कनेक्टेड हैं,
m कैपेसिटर्स यहाँ पर पैरेलल में मान लेते हैं। तो अगर n कैपेसिटर सीरीज में है और m कैपेसिटर्स यहाँ पर पैरेलल में, पता नहीं कितने क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर सेटअप यहाँ तैयार करना है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सीरीज के अंदर वोल्टेज अगर आपको लिखनी है तो वोल्टेज सीरीज में अगर हम सॉल्व करने जाए या इक्विवेलेंट, अगर मैं एक बार समझने की कोशिश करूं कि इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट बनाना है तो हमें पता है कि C और C और C और C ऐसे ये जितने भी कैपेसिटर्स यहाँ पर अटैच हैं इनके इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सीरीज के अंदर सॉल्व करने पर C डिवाइडेड बाय N। तो सीरीज में इनके इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C बाय N और ये C बाय N का यहाँ पर एक पूरा सेटअप बन जाएगा। क्योंकि याद करो सीरीज में आप रेसिप्रोकल करके सॉल्व करोगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा C बाय N। और पैरेलल के अंदर अगर हम इसी C बाय N को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे m कैपेसिटर होंगे, देखो ये C बाय N है, बट C बाय N के यहाँ पर कितने लोग अटैच हैं आपके पास में, ऐसे m लोग अटैच हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा C बाय N, C बाय N, C बाय N और ऐसे m लोग हैं। तो ये हो जाएगा एक का कैपेसिटेंस हो गया C बाय N और ऐसे m है और ऐड ही करना है C बाय N प्लस C बाय N प्लस C बाय N प्लस C बाय N और ऐसे m बार, तो ये हो जाएगा m C बाय आपका यहाँ पर n। अब यहाँ पर ये आ गया m C बाय n। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ पर कितने हैं, तो m इंटू n कैलकुलेट करना है, n इंटू m की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे सिंपलेस्ट वे के अंदर तो आप देखो ऐसा भी देख सकते थे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर के ऊपर अगर वोल्टेज पता करनी हो तो हमें पता है सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता है। अगर पैरेलल की बात की जाती तो इन सब पे पोटेंशियल लिखते तो मैं V लिख देता, बट सीरीज में पोटेंशियल को लिखना होता तो लिखेंगे V डिवाइड बाय जितने भी कैपेसिटर यहाँ है, जैसे 2 तो C/2, सॉरी V पोटेंशियल की बात करें, दो यहाँ पर अगर इक्वल कैपेसिटर होते तो V/2, 3 V/3, 4 V/4, वैसे आपका n V/n। तो सीरीज में पोटेंशियल अगर आप यहाँ पर एक एक कैपेसिटर पे डिवाइड करते तो ये होता टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो सीरीज में यहाँ पर अटैच हैं। तो आप बताइए टोटल पोटेंशियल आपके पास में है 1200 और एक कैपेसिटर का पोटेंशियल यहाँ पर है 200। तो एक का पोटेंशियल 200 जो वो अपने ऊपर झेल सकता है, अकेला 200 झेल सकता है, और यहाँ पर टोटल 1200 है, 1200 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर n। तो n इज एक्चुअली 1200 डिवाइडेड बाय आपका 200। तो आंसर निकल के आया 6। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बट मैंने समझाया कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो सीरीज में यहाँ पर हो सकते हैं कनेक्ट, वो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 6 कैपेसिटर हैं। फिर बोल देता हूँ टोटल वोल्टेज 1200 थी, एक कैपेसिटर पे 200 वोल्ट थी। सीरीज में पोटेंशियल लिखते हैं तो सीरीज में बराबर बराबर पोटेंशियल यहाँ डिवाइड होगी और पैरेलल में पोटेंशियल होती है सेम। तो सीरीज में 2 है तो आप बराबर हैं, तो V/2 3, V/3 4, V/4 n, V/n। V/n में V पता है, V डैश पता है, n निकाल लिया। इसका मतलब टोटल जो कैपेसिटर्स यहाँ पर अटैच हैं वो है सीरीज में 6, 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे 1 2 3 4 आपके समझ आगे होंगे। तो ये 5 और 6 इस तरीके का सेटअप सीरीज में यहाँ पर होना चाहिए। तो टोटल मिलाकर के 6 कैपेसिटर यहाँ पर है। अब अगर 6 कैपेसिटर है तो उनका इक्विवेलेंट यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो उनके C इक्विवेलेंट को सीरीज में लिखेंगे C डिवाइडेड बाय n। अब सीरीज में टोटल 6 कैपेसिटर लगाने हैं तो यहाँ पर C/6, बट C की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 माइक्रोफेरेड। तो ये हो गया 1/6, C की जगह लिख दिया 1 माइक्रोफेरेड, तो 1/6 माइक्रोफेरेड। तो दैट इज सीरीज का कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आ जाएगा। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आएंगे 1/6 माइक्रोफेरेड। तो सीरीज में 1/6 आ रहा है एक कैपेसिटर का, मतलब सॉरी एक नहीं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज का इक्विवेलेंट निकल के आया 1/6। अब पैरेलल में अगर आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है तो पैरेलल में यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें पता है टोटल कैपेसिटर जो यहाँ पर आपके पास में 6 है और इक्विवेलेंट आना चाहिए टोटल मिला करके यहाँ पर कितना, पैरेलल नहीं, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका। तो इक्विवेलेंट आना चाहिए यहाँ पर आपके पास में टोटल कितना, 2 माइक्रो यहाँ पर फेरेड। तो यहाँ पर एक का कैपेसिटेंस सीरीज में था C/n। अब ऐसे C/n जो है पैरेलल में m अटैच है, तो C/n अब 2 होते तो हम बोलते थे इंटू 2, 3 इंटू 3 4 इंटू 4, ऐसे m इंटू m दैट इज इक्विवेलेंट। मैंने गलती से वहां पे पैरेलल लिख दिया था बट वो इक्विवेलेंट ही यहाँ पर है पूरे पैरेलल का। तो पूरा इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में निकालना है तो C/n तो एक का है, ऐसे m है, C/n इंटू m। व्हाट इज C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इज
2 माइक्रोफेरेड, तो ये 2 माइक्रोफेरेड इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफेरेड। एम ये लिख दिया, एम डिवाइड बाय एन, एन यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 6, तो यहाँ पर आगे आपके पास में एन 6 आ गया था शायद, तो यहाँ एन की वैल्यू आ गई थी 6, ये काट दिया है 6 इंटू आपका यहाँ पर 2, मतलब ऐसे 12 कैपेसिटर अटैच करने हैं आपको पैरेलल में। ये जो आपको दिख रहा है सेटअप, ऐसे 12 कैपेसिटर्स जो हैं, मतलब इसी तरीके के 6 तो ऐसे लगाने हैं, और वो 6 जो ऐसे लगाए उसके यहाँ 12 यूनिट को आप ऐसे अटैच करेंगे, तब जा करके वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड देगा, क्योंकि एक का कैपेसिटेंस निकल के आया था सीरीज के अंदर, एक का, इन सीरीज का पूरे का, एक का नहीं सॉरी, इस पूरी सीरीज की एक यूनिट का निकल के आया था 1/6। तो ऐसे कितने 1/6 होने चाहिए कि 2 आ जाए, तो 12 लोग यहाँ पर होने चाहिए, तो 12 लिखोगे तभी वो कट के 2 12 यहाँ मतलब 2 माइक्रोफेरेड के बराबर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ पर कितने हो गए हैं, तो टोटल कैपेसिटर हैं सीरीज में तो n थे, पैरेलल में m थे, तो एक हो गया है 6 इंटू 12, 72 कैपेसिटर्स। मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तैयार करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट द सर्किट। सर्किट में यहाँ पर आपको करंट कैलकुलेट करना है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से करंट स्टार्ट कर दीजिए, इधर वाला आपका करंट गया आई, यहाँ से गया आई, घूम फिर के वापस से जैसा आई वैसा आई, यहाँ से निकला घूम फिर के वापस आ गया। अब यहाँ पर केवीएल लगाना है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। केवीएल मतलब सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द डिवाइस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी 0। यहाँ पर लिखो आप प्लस का 200 वोल्ट, तो देखो यहाँ लिखा हमने प्लस का, सेल को क्रॉस करा तो प्लस का 200, फिर ऐसे जा रहे हैं तो क्रॉस करने पे देखो माइनस आ रहा है, तो पहले लिखा आपने प्लस का 200, फिर क्रॉस करने पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10, तो माइनस का आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो प्लस का 200 फिर माइनस का 10, फिर इसके साथ में माइनस का 38i, तो माइनस का 38i आपका इक्वल टू 0। देखो सेल को क्रॉस करने में प्लस का 200 है, फिर इसको क्रॉस करने पे माइनस का 10 है, फिर आगे बढ़ते हुए करंट इनटू आपका यहाँ पर माइनस का आई आर, और करंट के साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव यहाँ लिखना है, तो माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो ये हो गया है 190 इक्वल टू 38i, आई इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय 38, सॉल्व करने पे आंसर आया आपका यहाँ 5 एम्पियर। इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा आरजी इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर व्हिच कैन मेजर अप टू वी वोल्ट। आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है आरजी, और उसको आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर में जो वी वोल्ट को मेजर कर सकता है, तब जब आप उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R1 इन सीरीज। हमने पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर में कि जैसे ही आप रेजिस्टेंसेस, हाई रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ R1 कनेक्ट किया गया सीरीज में, तो इट विल बी अ गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर की तरह यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। जो है इसका वोल्टेज मेजरमेंट यहाँ पर भी है। आपके पास में अगला है, इफ R1 इज रिप्लेस बाय R2, अगर हमने R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया तो दैट वोल्ट मीटर कैन रीड V/2 वोल्ट, वही वोल्ट मीटर V/2 वोल्ट को रीड कर सकता है। तो R की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, नया रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, R1 और R2 के टर्म्स में यहाँ पर बताना है। दैट कैन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर दैट कैन रीड अप टू 2V वोल्ट, मतलब हमें यहाँ पर ऐसा बताना है कि R1 R2 की वैल्यू के टर्म्स में R की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इट कैन रीड अप टू 2V वोल्ट। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। आपके पास में गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया R1, तो एक वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा, इट कैन रीड अप टू V वोल्ट, तो V वोल्ट को यहाँ पर रीड करेगा। इफ R1 इज रिप्लेस बाय R2, R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर उसने एक नए वोल्ट मीटर की तरह यहाँ काम करना शुरू कर दिया, जिसका वोल्टेज पहले से आधा हो गया V/2 वोल्ट। अब आप यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं R1 R2 को हटा के R, तो आपको बताना है इस R की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए कि इट कैन रीड अप टू 2V वोल्ट, मतलब ये एक नया वोल्ट मीटर बन जाए कि 2V वोल्ट का वोल्ट मीटर हो, बट इनकी वैल्यू आपको R1 और R2 के टर्म्स में कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता ही है कि आपके पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कैसे लिखते हैं कि V/IG माइनस RG, ये आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए R1। मतलब अगर मैंने यहाँ पर R1 कनेक्ट करा तो पहले वाले की बात कर लेते हैं, V वोल्ट, वोल्ट मीटर कैन मेजर V वोल्ट, तो यहाँ पर ऐसा वोल्ट मीटर टू मेजर अप टू V वोल्ट। तो V वोल्ट का वोल्ट मीटर अगर मैं यहाँ पर बनाता हूं तो
आप बोल सकते हैं मुझे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाते हैं, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर R1 है, सो इट कैन रीड अप टू V वोल्ट, कि वो कितना वोल्ट यहाँ पर पढ़ सकता है, V वोल्ट को पढ़ सकता है। तो वोल्ट मीटर टू मेजर अप टू V वोल्ट, तो दैट रेजिस्टेंस शुड बी R1। वो निकलता कैसे, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, V/IG माइनस का इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG। अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया R1 को, किससे रिप्लेस कर दिया, R2 से, तो ये एक नया वोल्ट मीटर बन गया। तो एक और बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर टू मेजर अप टू V/2 वोल्ट, ये लिखा हुआ V/2, तो R1 की जगह पे लग गया है R2, तो ये हो गया है V/2। देखो ये लिख दिया, V की जगह लिख दिया V/2 अपॉन IG माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा RG, तो V/2 अपॉन IG माइनस RG। इस वाले को लेके सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर है आपके पास में R1 प्लस RG की वैल्यू निकल के आ जाएगी V/IG, तो R1 प्लस RG आपके पास में कितना आ जाएगा V/ यहाँ पर IG, और ये वाला लिख लेते हैं आपका यहाँ R2 प्लस RG, ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर V/2 IG, तो ये हो गया आपके पास में V/2 IG। अब एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करने के बाद में V/IG और V/IG कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट निकल के आएगा R1 प्लस RG डिवाइडेड बाय R2 प्लस RG, ये नीचे नीचे से एकदम ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में 2 R1 प्लस RG अपॉन R2 प्लस RG, बिल्कुल डिनोमिनेटर में एकदम न्यूमरेटर में यहाँ पर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इसको उधर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं हम। ये हो गया है R1 प्लस RG इक्वल टू 2 R2 प्लस का 2 RG, तो R1 प्लस RG ये हो गया देखो 2R2 प्लस का 2RG, तो 2R2 प्लस 2RG एकदम ऊपर चला गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं RG को, तो R1 माइनस 2R2 इक्वल टू 2RG माइनस RG, तो RG की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई R1 माइनस 2R2। थोड़ा और फास्ट भी कर सकते थे, बट मैंने एक और चीज दिखाई, मान लो इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर देता कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो वो ये आंसर होता R1 माइनस 2 आपका यहाँ पर R2। अब इसने बोला कि नया रेजिस्टेंस लगाना है R, सो दैट इट कैन रीड यहाँ पर रीड अप टू 2V वोल्ट, तो हम बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर टू मेजर अप टू 2V वोल्ट, वोल्ट मीटर कैन मेजर अप टू 2V वोल्ट, तो 2V वोल्ट को यहाँ पर कैसे मेजर कर सकता है, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा R इक्वल टू वोल्टेज, जहां पर V था वहां V/2 हो गया था, अब 2V हो गया, तो 2V अपॉन IG माइनस का आपका यहाँ पर RG। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं R की वैल्यू तो V, इस V की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देता हूँ, देखो V/IG की वैल्यू, V/IG की वैल्यू R1 प्लस RG, V/IG की वैल्यू है R1 प्लस RG माइनस का RG। अब ये हो गया है 2R1 प्लस 2RG माइनस RG। अब RG में सॉल्व करके आया हूं, तो R1 प्लस व्हाट इज RG आपका यहाँ पर 2, और R1 देखो ये रहा RG, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 माइनस का RG, तो ये हो गया 2R1 प्लस 2R1 तो यहाँ पर ये 2R1 प्लस 2R1, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा, यहाँ वैल्यू निकल के आ रही है V/IG की जगह पर, ठीक है RG, और ये वाला आपका RG की वैल्यू निकल के आ गई 2R1 प्लस RG माइनस RG। एक मिनट रुको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते ना अपन, RG माइनस RG, तो ये RG हो जाएगा, और अगर ये RG आ जाएगा, गलती कर दी थी, तो यहाँ पे देखो 2R1 आ गया, ये 2RG माइनस RG गया, तो एक RG बचा, RG की वैल्यू ये रही, तो ये हो गया है 2R1 प्लस R1 माइनस का 2R2, तो 3R1 माइनस 2R2। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट।